हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो दैट इज 26 जुलाई 2022 वी आर गोइंग टू डिस्कस important news from the Hindu newspaper and we are going to discuss some important news coming from the foreign affairs, then economy, then national issues। जैसे कि foreign affairs में देखिए यहाँ पे है about the Myanmar, so I am going to discuss in brief that what has happened in Myanmar and the execution of this political prisoner, what does it means. Then Draupadi Murmu, who is the 15th president of India, she has been administered oath by the chief justice and we will study about that also, her speech and the important dimension in her speech। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि 15 अगस्त आने वाला है। सो उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रेड फोर्ट से जो स्पीच करेंगे उसके जो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, खास करके गोल्स। ही विल बी डिस्कसिंग, ही विल बी गिविंग सम गोल्स। ओके, सो दोज गोल्स बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज in this year's CLAT paper there was one question that India aims to become energy independent by which year. So the answer was 2047. That was first time announced during the speech. Let's start with the newspaper. So यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर में आप लोगों को important facts बता देता हूँ। तो पहला जो है द्रौपदी मुर्मू, she is the president of India and now she has dedicated her achievement as the achievement of every poor person in इंडिया। सो यहाँ पे हम पहले से ही जानते हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में हम फैक्ट्स एक बार फटाफट फिर से कर लेते हैं। इट वॉज द 16th presidential election in which she has been elected as the 15th president of India. First thing. Second, she is the youngest president of India. Third, she is the first president who was born after independence. ये पहली प्रेसिडेंट हैं हमारे देश की जो आज़ादी के बाद जो बॉर्न हुई थी। एंड देन शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन एंड द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू प्रेसिडेंट, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट जब अपना ओथ लेता है ऑफिस का, ठीक है ना, तो उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु टेक्स द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सो इट इज़ द प्रेसिडेंट हु टेक्स द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द्रौपदी मुर्मू, she has been the Jharkhand governor, okay, and she was born in Mayurbhanj. She is from Santhal tribe, okay. The next is Myanmar executes political prisoners। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले इसके बैकग्राउंड्स बता देता हूँ। सो इट वाज February 2021। म्यांमार की एक रिनाउंड लीडर है ऑंग सू की, इनका एक पार्टी है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं NLD। दिस पार्टी वोन लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन म्यांमार। तो पार्टी जो है वो जीत गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब पहली मीटिंग होने वाली थी पार्लियामेंट में इलेक्शन के बाद, देन देयर वाज मिलिट्री coup। ठीक है, मिलिट्री coup का मतलब मिलिट्री जनता दे टुक द पावर इन म्यांमार, फाइन, एंड दे आउस्टेड दिस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स एंड दे पुट देम इन प्रिजन। करेंटली ऑंग सू की, शी इज इन प्रिजन एंड शी इज फेसिंग करप्शन, मैनी करप्शन चार्जेस पुट अगेंस्ट हर बाय मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार। मिलिट्री गवर्नमेंट म्यांमार में एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही फेमस नाम है, दैट इज कॉल्ड एज तात्मादाव। Okay, Tatmadaw. Now over here if you will just see the NLD which won a landslide in 2020 elections before being ousted by the military months later। मतलब February 2021 में वहाँ पे मिलिट्री coup हो गया। इलेक्शन 2020 में हुए थे, 2020 के एंड में हुए थे और पावर जो लिया गया वो फरवरी में ले लिया गया एंड शी वॉज डिवास्टेटेड। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो पहली बार एग्जीक्यूट किए गए हैं करीब करीब बहुत सालों के बाद। 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन म्यांमार। ओके, नाउ सी
The next is, it is from the state news, but it is very important for us. Now we are talking here about the undersea cable that is called as MIST. So MIST, it is an international submarine cable which will connect a communication network, okay, and it will be connecting various countries such as Myanmar, Thailand, Malaysia and Singapore with India. Okay, so that's why it is called as MIST. Now what is the importance of this MIST, international submarine undersea cable? So it will provide secure, reliable, robust and affordable telecommunication facilities in Asia. Okay, और इसका जो मेन ट्रंक रूट होगा, it will be from Taos in Singapore to Mumbai in India. Okay, again coming to monkeypox. So we have done this news in detail about the monkeypox. तो मंकी पॉक्स में जैसे हम देखेंगे तो अभी यूरोप में इसके बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं. इंडिया में 4 केसेस पाए जा चुके हैं. 3 केसेस दे आर इन केरला एंड दिस 3 केसेस दे हैव द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल. ठीक है, उसके बाद एक केस पाया गया है दिल्ली में विच डज नॉट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल. ठीक है, monkeypox, like smallpox, it is a zoonotic virus. पहला चीज तो. सेकेंड थिंग इज दैट इट कैन, zoonotic का मतलब it can be transmitted from animal to animal and from animal to human. तो अभी तक जो monkeypox के जो डिजीज थे वो अफ्रीकन कंट्रीज में एंडेमिक थे. इट वॉज एंडेमिक डिजीज, मीन्स टू बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. But now we are seeing in 2020 the surge in cases, especially in US and European countries. Okay, अब इसके लिए हमने कल भी देखा था कि जो इसके सिम्टम्स हैं और जो इसका क्योर है, इट इज़ सेम एज स्मॉल पॉक्स. ठीक है, इट इज़ सेम एज स्मॉल पॉक्स. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में. तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी मीटिंग हुआ था. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एमरजेंसी कमिटी मीटिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस डिजीज़ वॉज टर्म्ड एज पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. ध्यान दीजिएगा, अभी तक इसको पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया गया है. ठीक है, गॉट इट. पैंडेमिक से एक स्टेप पीछे है. दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. सो इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन सैटरडे. नाउ हियर इफ यू विल जस्ट सी कि कोविड-19 को भी पहले ये डिक्लेयर किया गया था PHEIC, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, दैट इज़ इन जनवरी 2020. बाद में करीब 2 महीना के बाद, 2 से या 1.5 महीना के बाद, मार्च 11, 2020 को कोविड-19 को डिक्लेयर किया गया पैंडमिक. ठीक है, उस वक्त WHO के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया कि दे हैव डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस पैंडमिक क्वाइट लेट and that's why the disease spread before it could be stopped. So in this time WHO has declared the monkeypox as a public health emergency of international concern when it has registered 14,500 cases globally. अब देखिए मंकी पॉक्स के हम वायरलिटी ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो मंकी पॉक्स जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस दैट इज़ एंडेमिक इन अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है, बट इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन UK. नाउ दिस डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कभी कभी डेट्स इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के हिसाब से. तो यूनाइटेड किंगडम में ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया आउटसाइड अफ्रीका, दैट इज़ ऑन May 6, 2022. उसके बाद 45 डेज में इट स्प्रेड टू 63 कंट्रीज विच ऑल्सो इंक्लूड यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, बेल्जियम, US. ठीक है, कुछ ट्रांसमिशन अफ्रीका में भी देखे जा रहे हैं. अब जो इसके सिम्टम्स हैं, जो विजिबल सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स के, वो अभी क्या क्या चल रहे हैं? रैशेस एंड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन एंड दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड मतलब मैक्सिमम केसेस उन लोगों में देखे जा रहे हैं, उन मैन में देखे जा रहे हैं, मैन हु हैव सेक्स विद मैन. इसको शॉर्ट फॉर्म में MSM भी कहते हैं, मैन हैविंग सेक्स विद मैन. ऐसे लोगों में ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ पे WHO ने क्या क्या रिकमेंड किया है? स्टेप्स टू सेटअप सर्वेलेंस, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, नॉट स्टिग्मेटाइजिंग द डिजीज. स्टिग्मेटाइजिंग द डिजीज़ का मतलब जैसे देखिए किसी को अगर एड्स हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको द स्टिग्मा इज अटैच्ड विद दैट.
तो स्टिग्मा इज वेरी detrimental for proper cure. If anyone is being stigmatized in society because of having certain kind of disease, then that person will not reveal the disease, okay, and then it cannot be cured. So stopping the stigmatizing the disease is important, and creating adequate health infrastructure with proper diagnostic tricks. अभी लास्ट पैराग्राफ हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. जो मंकी पॉक्स है उसको आज तक हम निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मानते थे, ठीक है ना. निग्लेक्टेड का मतलब कि मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, फैलता है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है. सो इट वाज निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, बट इट इज़ रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स वायरस विच इज़ ऑलरेडी ए इरेडिकेटेड डिजीज इन इंडिया. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मेन रीज़न दैट वाई मंकी पॉक्स अगेन हैज़ कम. ओके, अगर ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज था तो ये होना नहीं चाहिए था, बट हैज़ कम अगेन. सो द मेन रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ रेड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस. ओके, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, तो उसका जो इम्यूनाइजेशन है वो स्टॉप हो गया था. गॉट इट. सो बिकॉज ऑफ द रेड्यूस्ड इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स, दिस मंकी पॉक्स वायरस हैज़ गेन ट्रैक्शन अगेन. Now coming to news from sports which we have done yesterday also about Neeraj Chopra becoming the first Indian man to win a medal at World Athletics Championship which was held in Eugene in United States. ठीक है, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में सिल्वर मिला है, ठीक है. एंड नीरज चोपड़ा ही ऑल्सो गॉट ओलंपिक गोल्ड मेडल लास्ट ईयर इन जेवलिन थ्रो, ठीक है. इसके पहले अगर हम देखेंगे कि सबसे हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, तो द आंसर इज अंजू बॉबी जॉर्ज. सो शी वन ब्रॉन्ज इन वुमेन्स लॉन्ग जंप इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप विच वॉज हेल्ड इन पेरिस 2003. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि नीरज चोपड़ा और कौन कौन से इवेंट्स में मेडल जीत चुके हैं, सो इट इज़ वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2016, एशियन चैम्पियनशिप 2017, Commonwealth Games 2018, Asian Games 2018 and Olympics 2021. Now, who has got the gold medal in this javelin throw event at World Athletics Championship? The answer is Anderson Peters. Now, coming to the best editorial for today, that is a global order caught up in a swirl of chaos. Now see this article, it gives you a short revision of whatever is happening in the world. Okay, so it starts with Russia-Ukraine crisis, its impact on Europe, and then it goes on explaining the rise in closeness between Russia and China, China's action in Indo-Pacific region, then impact on India, okay, and then what is happening in the Western Asian countries. So let's start. So here if you will just see that in the second paragraph there is one important fact कि जर्मनी के चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल. तो उन्होंने जून 2022 के में देखिए G7 का जो समिट हो रहा था इन बावेरियन एल्प्स इन जर्मनी, वहाँ पर उन्होंने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दैट देयर इज़ अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी लाइंग अहेड ऑफ अस, वी कैनॉट फोरसी हाउ इट विल एंड. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप. तो अगर आज हम देखेंगे यूरोप के बारे में, तो यूरोप इट हैज़ अगेन बिकम रडरलेस. रडरलेस मतलब देयर इज़ नो एंकर बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से because of Russia-Ukraine crisis, sanctions has been imposed on Russia. ठीक है, European Union is cutting down its oil imports and natural gas import from Russia. Okay, and there is energy crisis or the energy shortage going on in many European countries, so that has exacerbated the crisis in Europe. So if you will just see that अगर हम लीडर्स की बात करें, so leaders जैसे कि हम देखेंगे कि ओलाफ स्कोल्स हैं, ठीक है, हु हैज़ हार्डली एनी फॉरेन पॉलिसी एक्सपीरियंस. उसके बाद जो इमैनुअल मैक्रॉन हैं, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. ओके, तो अगर हम देखेंगे कि उनके अपोजिशन ने फ्रेंच नेशनल असेंबली में
बहुत अच्छी जीत पाई है, तो उसका हम देख सकते हैं कि दैट उनका इमेज भी थोड़ा सा डेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में हम देख ही रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा है। उसके साथ साथ यूरोप इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन, ओके, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. So there are foreign exchange crisis going on, then energy crisis going on, which is impacting Europe. The next is China Russia link. तो यहाँ पे देखिए एक जो impact not directly related with Russia Ukraine crisis, but उसका एक indirect impact जो हुआ है, that is China and Russia, they are appearing to have further cemented their relationship. मतलब the growing closeness between China and Russia. ठीक है, we can see the similar 1950s Sino-Soviet alliance and their relationship in 1950s and 60s. The same thing is going on this time also. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि that when NATO led by US is involved in Russia-Ukraine crisis, so China is growing its influence in Pacific region. पास्ट में US ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, लाइक सेटिंग अप ऑकस में देखिए कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. तो यहाँ पे अगर हम ऑकस को देखेंगे तो इट इज़ अ ट्राईलैटरल सिक्योरिटी अलायंस, ओके, इट इज़ अ ट्राईलैटरल सिक्योरिटी अलायंस जिसमें रशिया इज गोइंग टू बी सप्लाइड विद 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. देन देयर इज ऑलरेडी क्वाड ऑफ विच इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर. क्वाड के कौन कौन मेंबर्स हैं? यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. एंड देन during the Quad summit, an Indo-Pacific framework for economic prosperity was launched, okay, that is called as Partnership in Blue Pacific, which also comprises US, UK, Australia, New Zealand and Japan. दो Indo-Pacific पार्टनर रिलेटेड चीज़ें लॉन्च की गई थी. एक तो पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक है, विच इंक्लूड्स मेंबर्स लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान. और एक और था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर prosperity, okay. But in spite of all this, China is increasing its influence in Pacific region. The next is India and its neighborhood. Now अगर हम यहाँ पे देखें that India, it should cannot ignore the growing bond between Russia and China, ठीक है. अगर हम इंडिया और चाइना का रिलेशन देखें तो it is going through troubled water. Recently 16th commander level talk concluded with no result. We were focusing on de-escalation at petroleum point 15 in Gogra hot spring area, okay. So it is still the issue is still there, it has not been resolved, okay. Apart from that, if you will just see that in China, ठीक है ना, in Taliban also India has not established formal diplomatic relationship till now. They are still working on it. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि श्रीलंका में आफ्टर द राजपक्सास हैव गिवन अप देयर पावर आफ्टर द रिमूवल फ्रॉम द पावर, सो नाउ इट प्रेजेंट्स इंडिया विद अ फ्रेश सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. उसके बाद इंडिया हैज़ हेल्प्ड श्रीलंका ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, बट द ऑथर इज सजेस्टिंग कि वहाँ पे जो जनता अरगला है, मतलब पीपल्स रेवोल्यूशन, पीपल्स हु आर प्रोटेस्टिंग, दैट नीड टू बी केयरफुली स्टडीड. क्यों? क्योंकि ये जो जनता का जो प्रोटेस्ट है, जो पीपल का प्रोटेस्ट है, इट शुड नॉट बिकम एंटी इंडिया. द नेक्स्ट इज चर्न इन वेस्ट एशिया. इट इज टॉकिंग अबाउट अब्राहम अकॉर्ड. देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू विल जस्ट सी द अब्राहम अकॉर्ड्स इन 2020, ओके, इट ब्रॉट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल टुगेदर. So they started they started cooperating in economic sphere. If you will just see that United Arab Emirates recently has signed a trade deal with Israel. So Abraham Accord, which is trying to develop a relationship between United Arab Emirates, which is an Arabian country, Arabian nation, okay, with Israel, is a very significant step in Middle East, okay. Now we will see that there has been recently a launch of new group that is called as I2U2. That is, it is a new it is also known as West Asian Quad. इसको हम और क्या बोलते हैं? वेस्ट एशियन क्वाड, ओके. तो वेस्ट एशियन क्वाड कहते हैं. I2 का मतलब इंडिया इजराइल, U2 का मतलब USA एंड UAE. सो दिस इज द न्यू क्वाड इन द वेस्ट एशिया and it focuses on economic cooperation between these 4 countries.
नाउ अब यहाँ पर अगर हम वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी देखेंगे तो रशिया एंड चाइना हियर ऑल्सो दे आर डेवलपिंग देयर न्यू रिलेशनशिप इन वेस्ट एशिया स्पेशली विद टर्की एंड ईरान। हमने पहले भी देखा था कि ईरान इज फोकसिंग ऑन लुकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड ईरान इज ऑल्सो सेट टू ज्वाइन Shanghai Cooperation Organization. So in West Asia also, if we will just see that cooperation between Iran and China and Iran and Russia and along with that Turkey, Syria, it is also developing. अब हम देखेंगे कि इंडिया इजराइल का क्या रिलेशनशिप है। तो इंडिया इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1992, ओके, एंड इंडिया यूएई रिलेशनशिप इट हैज़ ब्लॉसम, मतलब it progressed in the past couple of years. Recently, India has also signed a trade deal with UAE, which aims to promote trade ties between both the countries. The next is talking about the nuclear deterrence. So we already know that India, which has done the nuclear test twice, so it has announced one policy. India का एक policy है, that is called as no first use policy. No first use policy का मतलब क्या होता है कि India will never use nuclear power or nuclear weapon against any country for the first time. But if India is attacked with nuclear or biological weapon, then India can use nuclear weapon. That is called as no first use policy of India. Some Western countries say that this policy of India has led to huge gap in nuclear arsenal between China and India, where China is taking the lead. और यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल करने की ज़रूरत है। ओके, बट यहाँ पे लास्ट में जो ऑथर है वो कहता है कि इंडिया को अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, उसको ऐसे हैस्टली चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड कंटिन्यू इन मेकिंग एन एंटी चाइना वेस्टर्न मूव ऑन दिस फ्रंट। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का हेल्प लेके चाइना को कंटेन करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज President Xi Jinping. Now he has again been appointed as the president of China and the General Secretary of the Communist Party of China for the third time. Okay, so he will begin his third term as this General Secretary of China CPC for third time. Okay, and then he will continue as the president also. Now the next article, reform bail law but make the right diagnosis first. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि बेल का और अंडर बेल लॉ का और अंडर ट्रायल्स का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ये आर्टिकल उसी को एक्सप्लोर करता है। तो अगर हम देखेंगे इंडिया का प्रिजन, तो उसमें 75% जो प्रिजन में हैं दे आर अंडर ट्रायल्स, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि इंडिया का जो प्रिजन है वो ओवर क्राउडेड है, मतलब अगर उसकी कैपेसिटी 100% है तो 118% इट इज़ ऑक्यूपाइड बाई 118%, मतलब इट इज़ ओवर क्राउडेड। और जितने भी जेल इनमेट्स हैं उसमें से 75% दे आर अंडर ट्रायल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में, दिस केस इज़ इम्पोर्टेंट, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI, okay, so Supreme Court has acknowledged that the ineffectiveness of India's bail system and its contribution to overcrowding of jail. okay, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हैं रिलेटेड टू बेल, कुछ टाइमलाइंस प्रपोज किए हैं, मैंडेटिंग टाइमलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशंस एंड लेइंग एम्फोसिस ऑन द नीड टू एनेक्ट अ सेपरेट लेजिस्लेशन। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है, जैसे कि यूके बेल एक्ट है उसी लाइन पे इंडिया में भी एक बेल एक्ट होना चाहिए। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट बेल शुड बी रूल एंड नॉट एन एक्सेप्शन। जैसे कि हम देखेंगे दैट द जजमेंट नोटेड, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, द जजमेंट नोटेड दैट क्राउडिंग जेल विद अंडर ट्रायल प्रिंसिपल्स इट इग्नोर्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड दैट बेल नॉट जेल शुड बी द नॉर्म। ठीक, तो बेल नॉर्मली शुड बी द नॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बेल को फटाफट डिनाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सो इफ़ यू जस्ट स्टडी वेरियस एम्पेरिकल डेटा, ओके, so we will find it out that the foundations of the current bail law ensures that it is anti-poor and disproportionately burden those from marginalized background। मतलब
जो गरीब हैं उनको बेल लेने में दिक्कत होती है। अब ये दिक्कत क्यों होती है, ठीक है। अब देखिए, बेल किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है या अरेस्ट किस ग्राउंड पे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है दैट if there is a necessary reason to believe that it is required to ensure their presence in the court। मतलब कि अगर पुलिस को अरेस्ट करते वक्त ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है ताकि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है, तो पुलिस इसको अरेस्ट करती है, ठीक है, ये नॉर्मल रूल है, फाइन, ओके। बट यहाँ पे देखिए, this same rule it goes against migrant people, poor people or people who don't have any asset or family। जैसे कि अगर we will see the data from fair trial program in Yerwada and Nagpur central prisons, okay। तो यहाँ पर हम देखेंगे under trials represented by FTP 18.50% were migrants, 93.48% did not own any asset, 62.22% did not have any contact with family। तो पुलिस को क्या लगता है कि ऐसे लोग जिनका कोई एसेट नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, दे आर माइग्रेंट, दे हैव कम फ्रॉम अदर प्लेस, दे कैन लीव द कंट्री और दे कैन लीव द प्लेस, सो लेट्स अरेस्ट देम, ओके, फाइन। बट कोर्ट का कहना इसका बिल्कुल उल्टा है। कोर्ट सेज दैट अगर हम सेफगार्ड्स फॉलो करते हैं अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट तो बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर CRPC में 401 को अगर ठीक से फॉलो किया जाए, ठीक है, तो बेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट विल एलिमिनेट द नीड, इट विल एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्री अरेस्ट। द नेक्स्ट इज इफ यू विल जस्ट सी दैट challenges in bail compliance। so यहाँ पे अगर हम देखेंगे a large number of under trials they continue to remain in prison despite being granted bail, ठीक है। बेल तो मिल गया बट बेल ले नहीं पाते, क्यों? क्योंकि बेल के साथ जो बेल कंडीशंस आते हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाते, दे कुड नॉट कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस, ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट इज कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे सच एज लैक ऑफ रेसिडेंस, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होना, अबैंडनमेंट बाय फैमिली, फैमिली ने छोड़ दिया है, लिमिटेशंस इन नेविगेटिंग द कोर्ट सिस्टम that also undermine any person's ability to comply with the bail conditions। ओके, सो these are the problems with the bail laws। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो एक केस का नाम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, टाइमलाइन एस्टेब्लिश किया है और ये बताया है कि यहाँ पे अब इंडिया में बेल एक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, ठीक है, बट ऑल्सो टू protect the under trials who are suffering in jail and to stop the overcrowding of jail, ठीक है। so these are the important points over here। so that's all for today, we will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis। till then have a nice time, take care, thank you।